फ्रांस की क्रांति के पिछले लेक्चर में आपने फ्रांस की क्रांति के कारण देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति के दौरान कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबने जान लिया था कि लुई 16वां की इस ऐशो आराम के कारण जो वहां का समाज था, जो राज्य था, वो ऋणग्रस्त होता जा रहा था और एक तरह से दिवालियेपन की कगार पर पहुंच चुका था। पहले तो लुई 16वें ने कोई भी ध्यान नहीं दिया इस चीज के प्रति, लेकिन अंततः जब सारा खजाना खाली होने लगा तब उसने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, और जैसे ही उसको ये सब चीजें समझ में आई, उसने वित्त मंत्री की नियुक्ति की और उस वित्त मंत्री का नाम था नेकर। ठीक है, और कई सारे शास्त्रियों ने भी सलाह दी। कोलोन जैसे अर्थशास्त्री, तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी सलाह दी जो नेकर ने सलाह दी थी। ठीक है, नेकर ने क्या कहा था कि अगर आपको राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है तो आप क्या करो, थर्ड स्टेट के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड स्टेट पर भी कर आरोपित करो। ठीक है, तो इसने एक तरह से जनसाधारण के फेवर में बात कर दी थी और ये जनसाधारण की बातों को समझता भी था नेकर। ठीक है, जनसाधारण की बातों को ये थोड़ा सीरियसली भी लेता था, लेकिन इसकी नेकर ने जो भी बात बोली इससे, और ये बात जैसे ही फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पास पहुंचती है तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और अंततः राजा को, लुई 16वां को स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती है। स्टेट जनरल की बैठक काफी दिन, लगभग 175 वर्ष के बाद बुलाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेट जनरल क्या थी। स्टेट जनरल थी फ्रांस की एक प्राचीन संसद। स्टेट जनरल फ्रांस की एक प्राचीन संसद थी और इसके 3 सदन थे। ठीक है, स्टेट जनरल के 3 सदन थे। जो इसका पहला सदन था सामंतों का। आ रहा है समझ में? इसका दूसरा जो सदन था वो था उच्च पादरियों का और इसका जो तीसरा सदन था वो था जनसाधारण का। और यही कारण है कि जैसे ये घोषणा की जाती है कि स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाएगी तो जनसाधारण वर्ग जो है वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इनकी भी भूमिका थी स्टेट जनरल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे की। अब स्टेट जनरल की बुलाई जाती है बैठक और 5 मई 1789 को इसका होता है पहला अधिवेशन। किसका? स्टेट जनरल का। और ये कहां पर होता है? वही महल जिसे लुई 16वां द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, काफी भव्य महल था। तो वर्साय के महल में इस अधिवेशन का किया जाता है आयोजन और इसमें तीनों वर्गों के 1214 चुने हुए प्रतिनिधि क्या होते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, टोटल 1214 प्रतिनिधि भाग लेते हैं और इनमें से लगभग 308 प्रतिनिधि थे पादरी वर्ग के। 285 जो प्रतिनिधि थे ये थे सामंत और 621 प्रतिनिधि थे जनसाधारण वर्ग के। ठीक है, तो इस तरह से इसका होता है पहला अधिवेशन शुरू। जब अधिवेशन का दूसरा दिन आता है, जैसे ये 5 मई 1789 को ये स्टार्ट होता है अधिवेशन, और इस अधिवेशन के दूसरे दिन मतदान पद्धति की बात उठकर आती है। इस अधिवेशन के दूसरे दिन मतदान पद्धति की बात उठकर आती है। ठीक है, मैं बताती हूं क्या था। मतदान पद्धति में फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो प्रतिनिधि थे, मतलब जो सामंत और पादरी वर्ग थे, उनका कहना था, पादरी और सामंत वर्ग का कहना था कि जो मतदान है, जो वोट है, वो लिए जाए वर्ग के आधार पर, वो लिए जाए स्टेट के आधार पर और हर स्टेट का मतदान जो है, वोट जो है वो एक माना जाए। मतलब आपने ये जाना कि 3 स्टेट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये था पादरी का,
सेकेंड स्टेट में कौन थे? सामंत और कुलीन। और थर्ड स्टेट में कौन था? जनसाधारण। ठीक है, ये दोनों वर्ग थे विशेषाधिकार वर्ग, फर्स्ट और सेकेंड, और ये जो जनसाधारण वर्ग था वो था अधिकार विहीन वर्ग। अब इन दोनों का क्या कहना था मतदान पद्धति को लेकर के कि हर स्टेट का जो वोट है वो एक माना जाए, मतलब इस स्टेट का वोट भी एक माना जाए, इसका भी एक माना जाए और इसका भी एक माना जाए। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये दोनों है विशेषाधिकार वर्ग, ठीक है, और इन दोनों की जो बातें होंगी, जो निर्णय होंगे वो एक समान ही होंगे और अंततः इन दोनों का वोट क्या हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो जनसाधारण है, थर्ड स्टेट है, इसका वोट भी माना जाएगा 1 और इसका अकेला रह जाएगा 1 और इसके इन लोगों के हो जाएंगे, विशेषाधिकार वर्ग के हो जाएंगे 2। इस स्थिति में बहुमत किसका होगा? फर्स्ट और सेकंड स्टेट का। और बहुमत और निर्णय भी किसके माने जाएंगे? बहुमत वालों के ही माने जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो इस कारण थर्ड स्टेट फर्स्ट और सेकंड स्टेट के प्रतिनिधियों की बात मानने को तैयार नहीं था। बहुत दिनों तक ये जो बात थी, बहुत दिनों तक ये मतभेद चलता रहा। पादरी और सामंत वर्ग जो थे वो यही चाहते थे और थर्ड स्टेट इस बात को नहीं चाहता था। तो कई दिन बीत गए, राजा ने भी, मतलब अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने भी स्थिति को सुधार करने की कोई कोशिश नहीं की। अंततः कुछ दिन पश्चात थर्ड स्टेट ने क्या कहा? इन्होंने अपना भी व्यू दिया, ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो मतदान है वो वर्ग के या स्टेट के आधार पर ना कराकर प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर कराया जाए, प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर कराया जाए। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? जो आपने पहले समझा कि इनका जो वोट है वो एक ही माना जाएगा और ये अल्पमत रह जाएंगे, ठीक है। अब प्रतिनिधियों में आपने देखा कि 1214 जो चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे थे, उनमें से सबसे ज्यादा 631 प्रतिनिधि किसके थे? जनसाधारण वर्ग के थे, आपने देखा था, ठीक है। तो इन्हें पता था कि प्रतिनिधियों की संख्या हमारे स्टेट से ज्यादा है और जो निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत के आधार से लिए जाएंगे, तो इसलिए बहुमत किसका होगा? हमारे प्रतिनिधियों का होगा। ये चाहते थे प्रतिनिधियों के आधार पर मतदान, लेकिन ना ये चाहते थे और अगर ये नहीं चाहेंगे तो वहां का शासक भी है, शासक जो है वो भी इनकी ही बातें मानेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और जब लास्ट तक इन्होंने फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने इनकी बात नहीं मानी, यही होता है संघर्ष का आरंभ, यही हो जाता है क्रांति का आरंभ, ठीक है। आगे चलकर जो तृतीय सदन के सदस्य थे, तृतीय सदन के जो सदस्य थे वो 17 जून 1789 को एक प्रस्ताव पारित करते हैं और प्रस्ताव पारित करके ये स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लेते हैं। कौन? तृतीय जनसाधारण प्रतिनिधि राष्ट्रीय सभा घोषित कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना होने के बावजूद अभी भी इन्होंने सम्मिलित बैठक के लिए इनको फिर से आमंत्रित किया, किन्हें? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को, कि सम्मिलित बैठक की जाए। इन्होंने फिर से आमंत्रित किया फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को और उन्होंने फिर से इनका क्या कर दिया? खंडन कर दिया कि हम सम्मिलित बैठक नहीं चाहते। अंततः क्या होता है? हाँ, उन्होंने तो खंडित कर दिया, मतलब इनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इनके बुलाए जाने के कारण जो छोटे पादरी थे वो आकर के इनसे मिल जाते हैं। अब छोटे पादरी कौन? आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया था पादरी में भी 2 वर्ग हुआ करते थे, एक उच्च वर्ग हुआ करता था और एक सामान्य निम्न पादरी हुआ करते थे। जो निम्न पादरी थे ये भी मैंने बताया था कि अंत में जाकर के वो जनसाधारण का साथ देने लगते हैं, ठीक है। तो इनके बुलाने पर जो छोटे पादरी थे वो आकर के तृतीय सदन में मिल जाते हैं और इनसे क्या करते हैं? सारे कार्य जो है उसमें हिस्सा लेने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब इन सारी चीजों से अब राजा को पता चलता है सारी बातें,
ठीक है। लुई सोलावा को सारी बातें पता चलती है और वो एक सभा का आयोजित करता है, सम्मिलित सभा का आयोजन करता है। वो तीनों सदन उसमें भाग लेते हैं, तीनों सदन को बुलाता है और उस सभा में तृतीय सदन को डराने धमकाने की कोशिश करता है ताकि ये जो कार्य कर रहे हैं ये अपना कार्य बंद कर दे और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट कह रहे हैं उनके साथ वो जाकर मिल जाए और उनके जैसा ही जो मतदान पद्धति को लेकर जो भी उन्होंने निर्णय लिया है उस निर्णय को अपना ले। ठीक है, काफी डराने धमकाने का उन्होंने कोशिश की, किसने? लुई सोलावा ने। और अंततः क्या कहा? भाषण दे करके जब वो जाने लगा उससे पहले कहा कि तीनों सदन के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने भवन में चले जाएं। और इस स्थिति में सामंत और पादरी क्या करते हैं? अपने भवन में चले जाते हैं, लेकिन जो थर्ड स्टेट रहता है, तृतीय सदन जो रहता है, वो अपने भवन में नहीं जाता है और वहीं पर बैठा रहता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा। अब आगे होता यह है, अब 17 जून 1789 को मैंने बताया कि वो स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर देते हैं। अब 20 जून को होने वाली होती है इनकी एक सभा। 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट जो तृतीय सदन है इनकी आपस में एक सभा होने वाली होती है। ठीक है, अब राजा क्या करता है कि जिस भवन में इनकी सभा होने वाली होती है उस भवन में राजा लगवा देता है ताला। उस भवन में लगवा देता है राजा ताला। और 20 जून को जैसे सभा का टाइम होता है वैसे तृतीय सदन के जब सदस्य आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं और उस भवन में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। इस स्थिति में वो क्या करते हैं कि उस भवन के ही पास में एक भवन पर जाते हैं जो कि टेनिस खेलने के लिए कभी यूज में आया करता था। ठीक है, यहाँ पर टेनिस खेल हुआ करती थी। तो इस भवन में जाकर के अपनी क्या करते हैं? सभा करते हैं और शपथ लेते हैं कि हम इस भवन को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम अपने देश के लिए किसी संविधान का निर्माण नहीं कर देते। क्या शपथ लेते हैं? कि हम इस भवन को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम अपने देश के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेते। और यही जो घटना है यह कहलाती है टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ। आ गया समझ में? तो टेनिस कोर्ट की शपथ 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछी गई है शायद, या फिर पूछी भी जा सकती है। तो टेनिस कोर्ट की शपथ ये थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब लुई सोलावा को ये सारी बातें पता चलती है और 23 जून 1789 को फिर से एक सम्मिलित बैठक बुलवाता है। कौन? लुई सोलावा। ठीक है, और इस बैठक में लुई सोलावा कहता है कि तृतीय सदन द्वारा जो भी निर्णय दिए गए, जो कार्य किए गए, सारे कार्य असंवैधानिक हैं। सारे कार्य क्या है? असंवैधानिक है। ठीक है, और अवैध है। आप अपने जो निर्णय है ये वापस लो, ये शपथ वपथ वाली चीजें यहाँ पर नहीं चलेंगी। कुछ इस प्रकार से शब्द इसने कहे और वहां से चला गया और फिर से वही बोला कि अपने अपने उसमें भवन में सारे सदन चले जाएं। लेकिन फिर से पादरी और सामंत वर्ग चले जाते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं, जो ये तृतीय सदन है, हाँ, जो ये तृतीय सदन है ये वहीं पर बैठा रहता है और अपने भवन में नहीं जाता। अब वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी मना किया कि आप सब अपने भवन में चले जाइए, लेकिन तब भी ये नहीं मानते। मतलब ये इतने अडिग रह गए अपनी बातों पर। अब इतना ज्यादा अत्याचार कोई कैसे सह सकता है, आप ही सोचिए। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बाद इनके इन क्रियाकलापों के पश्चात कुछ सामंत और कुछ पादरी भी इनके पास आकर के मिल जाते हैं। कुछ सामंत और पादरी भी इनके साथ आकर, तृतीय सदन के साथ आकर मिल जाते हैं। अब इतनी परिस्थिति इन्होंने इतनी जटिल कर दी कि अंततः राजा को इनके सामने हार माननी पड़ी। ठीक है, अब राजा ने सोचा कि इनका साथ तो अब देना ही पड़ेगा। किसका? तृतीय सदन का साथ तो देना ही पड़ेगा। और राजा क्या करता है? राजा बाध्य होकर 27
27 जून 1789 को क्या कर देता है, राष्ट्रीय सभा को स्वीकृति प्रदान कर देता है। राष्ट्रीय सभा कौन सी, राष्ट्रीय सभा जो तृतीय सदन के प्रतिनिधियों ने अपने आप को घोषित कर दिया था। ठीक है, तो 27 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा को स्वीकृति दे देता है और इसके अलावा एक संविधान समिति नियुक्त कर देता है। एक संविधान समिति भी नियुक्त कर देता है। ठीक है, राजा परेशान हो गया अब इन सब से, अंततः झुकना पड़ा। लेकिन राजा तो झुक गया, लेकिन राजा के जो दरबारी हुआ करते थे, राजा के जो दरबारी थे, और इसके अलावा मैंने जिक्र किया है राजा की पत्नी का, उसका नाम था मेरी। राजा की पत्नी और उसके राज दरबार के जितने दरबारी थे वो इस बात को लेकर के सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप अपनी शक्तियों को इनके सामने दिखाओ, आपने एक तरह से इज्जत गंवा दी है इनकी बात मान करके, आपको अपनी इज्जत वापस लानी होगी। और इन्हीं की बातों पर आकर के फिर से किसने, राजा ने राष्ट्रीय सभा को नीचा दिखाना शुरू कर दिया और उसको राष्ट्रीय सभा को कुचलने का प्रयास करने लगा। कैसे किया प्रयास, राजा ने क्या किया कि अपनी सेना का एक बहुत बड़ा भाग, राजा ने अपनी सेना का एक बहुत बड़ा भाग पेरिस और वर्साय में रख दिया। अपनी सेना, ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा इसलिए किया कि मेरी सेना पेरिस और वर्साई में रहेगी और हम राष्ट्रीय सभा को ऐसी दबाने और कुचलने का प्रयास करेंगे, अगर जनसाधारण उसके खिलाफ कोई आवाज भी उठाएगी तो हमारे सैनिकों के डर से जनसाधारण कुछ भी नहीं, जनता जो है वो कुछ भी नहीं बोल पाएगी। ठीक है, तो इस कारण से पेरिस और वर्साई में क्या रख दिया उसने, अपने सैनिक रख दिए। इसके अलावा मैंने नेकर का नाम लिया था जो उसका था वित्त मंत्री, और इसे जो है जनसाधारण वर्ग जो था बहुत पसंद करता था। और इसने क्या किया, क्योंकि जनसाधारण वर्ग ने पसंद करता था और ये कार्य भी उनके हित में ही करते थे, जनता के हित में ही कार्य करते थे, तो इन्होंने राजा ने इन्हें अपदस्थ कर दिया। राजा ने इन्हें भी अपदस्थ कर दिया। अब पता चला लोगों को, अब जनता को पता चला, और उस टाइम पर ऐसी भी परिस्थिति आ गई थी कि काफी सारे अराजक तत्व भी जनता के पास आ गए थे, भीड़ को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, मतलब जो होता था वो तो सही ही है, जो नहीं होता था उसे भी बढ़ा चढ़ा करके बोल देते थे। ठीक है, तो जनता को क्या पता चला कि राष्ट्रीय सभा को दबाने के लिए और जनता को डराने धमकाने के लिए राजा ने पेरिस में और वर्साई में अपनी सेना रख दी है, और जो नेकर वित्त मंत्री थे उन्हें अपदस्थ कर दिया गया है। अब जो वहां की भीड़ है वो भड़क उठी, क्यों, वो सेना को डर रही, ना किसी को डर रही, ना वो राजा, मतलब किसी भी बात का उन्हें अब भय नहीं रहा। ठीक है, अब उनकी अंदर की जो ज्वाला है वो भड़क उठी। ठीक है, जगह जगह पे उपद्रव होने लगे, पेरिस की जो गलियां है वो भीड़ से एकदम भरने लगी। ठीक है, कितने सारे लोग मारे जाने लगे, और जो सबसे बड़ी घटना हुई वो ये हुई, बास्तील, पेरिस के ही पास एक बास्तील स्थान है, बास्तील का दुर्ग हुआ करता था। ठीक है, और बास्तील के दुर्ग में उस समय पर एक कारागार का एक तरह से इसका यूज किया जाता था। जितने भी बंदी हुआ करते थे उन्हें बास्तील के दुर्ग में कैद करके रखा जाता था, और बास्तील के दुर्ग में काफी सारा क्या था, हथियार, काफी सारे हथियार भी रखे हुए थे। तो क्या किया लोगों ने, आकर के बास्तील के दुर्ग पर किया आक्रमण, और उस समय पर बास्तील के दुर्ग का पहरेदार हुआ करता था दिलॉन। हाँ, इस दुर्ग की रक्षा का जो भार था वो दिलॉन को दिया गया था। ठीक है, तो दिलॉन अपने काफी सारे सैनिकों के साथ बास्तील के दुर्ग की रक्षा करता था। जैसे ही लोग बास्तील के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, दिलॉन अपने सैनिकों के साथ लगभग 5 से 6 घंटे तक उनका सामना करता है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग आएंगे तो ये अकेला और कुछ सैनिक, नाम मात्र के सैनिक कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तभी 5 से 6 घंटे तक ये जो है इनका सामना करते हैं, और अंततः इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद इनके जो कटे हुए सर हैं उन्हें ले लेकर पूरे पेरिस की गलियों में घुमाया जाता है, दिलॉन और उसके सैनिकों के सर। और अंततः 14 जुलाई
1789 को यहाँ बास्तील के दुर्ग पर आक्रमण करके यहाँ के जितने भी कैदी थे, ठीक है, जितने भी कैदी थे उनको रिहा कर दिया जाता है। यहाँ पर जितना भी हथियार रखा हुआ था सारे हथियारों को लूट लिया जाता है। यही कारण है कि 14 जुलाई जो है आज तक फ्रांस का क्या रहा, राष्ट्रीय पर्व रहा है। आज तक फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व के रूप में 14 जुलाई का जो दिन है वो मनाया जाता है। तभी से जो 14 जुलाई है वो राष्ट्रीय दिवस घोषित हो गया था। आ गया समझ में? तो ये रही सारी घटनाएं फ्रांस की क्रांति के दौरान की। अब इसके आगे की जो भी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।